नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज चर्चा द ट्रुथ में हम बात करेंगे इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि इलेक्शन का दिन यानी कि 10 मार्च वो तारीख थी जब ना कोरोना की बात हो रही थी, ना रशिया यूक्रेन की बात हो रही थी, ना इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की बात हो रही थी। बात हो रही थी तो सिर्फ भारत में हो रही गिनती की, इलेक्शंस की। कौन आगे, कौन पीछे, कौन किसे हरा रहा है, कितने वोटों से हरा रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, बाकी स्टेट्स में क्या चल रहा है, बस इसी पर सबकी नजरें थी। शाम होते होते तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो गई। कौन किससे आगे, किसने किसको हराया, वो तमाम तस्वीरें साफ। किस पार्टी ने किस राज्य पर कब्जा जमाया, तस्वीरें साफ हो गई। और उन तस्वीरों ने कई सवाल भी खड़े किए। सवाल कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, और अगर बुलडोजर जो है वो वापस आया लेकिन सीटें पुरानी जैसी नहीं लाया, वो वादे जो सत्ता में इलेक्शन में किए जा रहे थे, वो वादे जब रैलियों में किए जा रहे थे कि हम 300 पार कर जाएंगे, क्या वो जादू काम नहीं कर पाया? ये चलिए अच्छी खुशखबरी है कि अपने राज्य बचाने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन पंजाब हाथ से चला गया, कांग्रेस के हाथ से भी गया और बीजेपी के हाथ भी नहीं आया। आम आदमी पार्टी बाजी मार गई। इन तमाम चीज़ों के साथ आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजीव गौदारा जी हैं, जो कि पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और उसी ज्ञान का आज हम फ़ायदा उठाएंगे। तो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है जो मैं हर मेहमान से अपने करता हूँ कि अगर आपकी बातों पर, जो भी आप यहाँ पर चीज़ें देंगे, फैक्ट्स देंगे, बातचीत करेंगे, उस पर भरोसा करें तो कैसे करें? सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक तरफ भरोसा करने की आदत जो बन गई है और बिना परखे, बिना सोचे, बिना सवाल किए भरोसा करने की बात बन गई है, उसके चलते सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो गई है और समाज को कभी भी एक नैरेटिव परोस कर एक परसेप्शन बना दी जाती है और इन सब कम्युनिकेशन के माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है और समाज के पास जो ठोस जानकारियां नहीं होती तो एक नैरेटिव से परसेप्शन बनाए गए परसेप्शन के माध्यम से समाज अपने फैसले करता है। वही खतरनाक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इस मेरे कहे पे विश्वास मत करिए। मैं जो कह रहा हूँ उसे परखिए, उस पर लॉजिक लगता हो उसकी जाँच कीजिए। आजकल तो हमने देखा है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ चलता है तो एक फैक्ट चेक आ गया है ना, और वो फिर फैक्ट चेक को भी फैक्ट चेक करना पड़ता है। बिल्कुल, तब जाके आपको पता लगता है सच क्या है। तो अगर आप फैक्ट चेक नहीं करेंगे तो खबर कुछ होगी, हेडिंग कुछ होगा और कभी किसी एक वीडियो का एक हिस्सा क्लिप निकाल कर दिखा दिया जाएगा। यही आज आईटी सेल के दौर में, इंटरनेट के दौर में चल रहा है। इसलिए विश्वास जांच परख के बात कीजिए। बिल्कुल, तमाम चीज़ों को परखिए। जो भी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, जिस भी तरीके से घट रही हैं, उन पर विचार विमर्श कीजिए, जानकारी इकट्ठी कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। तो सर, सबसे पहले तो हम इलेक्शन पर ही बात करेंगे। बहुत रोचक इलेक्शन सुबह से ही रहा, गणना चलती रही और उसके बाद पंजाब यूपी पर मेनली अगर हम बात करें सबकी नज़रें रही, गोवा पर नज़रें रही। बीजेपी पार्टी की बात करें, बड़ी पार्टी देश की, एक प्रभाव के साथ जो है वो मोदी प्रभाव जो है वो हर जगह पर नज़र आया। 4 राज्य अपने बचाने में कामयाब रही, लेकिन एक जो वोट काउंट की हम बात करते हैं, कई जगह पर यूपी में कहते हैं कि रिकॉर्ड बनाया है, गोवा में रिकॉर्ड बनाया है, उसके अलावा तस्वीर क्या है? देखिए, एक तो राजनीति की तस्वीर को समझिए। हम अपनी भाषा में क्या कहने लगे। आपने शब्द इस्तेमाल किया कि कल पूरे दिन चर्चा में था किसने किस राज्य पे कब्जा जमाया। चुनाव जीतने वाली पार्टी को कब्जा जमाने की भाषा हम इस्तेमाल करने लगे हैं तो हमारी राजनीति किधर जा रही है हमें सोचना चाहिए। हम किसी राज्य में कोई पार्टी लोगों का मत लेकर सत्ता में आती है, बहुमत पाती है और बड़ा बहुमत पाती है तो उसे हम बहुत ही नकारात्मक नाम देते हैं, सुनामी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के समर्थक ही कह रहे हैं कि सुनामी है। सुनामी तो अक्सर विध्वंस करने वाली होती है। सुनामी कोई बहुत सकारात्मक नतीजे लेके नहीं आती है, उसका प्राइमरी नतीजा जो होता है विध्वंस होता है। बुलडोजर चलाया तो बुलडोजर क्या करता है? विध्वंस करता है, नया सृजन नहीं करता है। हमने राजनीति में लोगों के मत लेकर सत्ता में आने वाले लोगों को जो राज चलाएंगे उनके जिम्मे दायित्व आया है ये कहने के बजाय कब्जा जमाया है, सुनामी आई है, बुलडोजर चला है, ये शब्दों पे आ गए हैं। तो क्यों आ गए हैं? असल में जो हमारी राजनीति का नीचे का स्तर है
चुनाव जीतने का जो प्रक्रियाएं हैं वो सब इन्हीं जैसे ये शब्द नकारात्मक है, वैसे उसकी प्रक्रियाएं भी वैसी ही नकारात्मक हैं। वो भी समाज को एक बबल दिखाते हैं, एक ऐसा चित्र दिखाते हैं जिसके पीछे असलियत कुछ और होती है। और आपको कभी नहीं कहा जाता कि आप जांचिए परखिए, आपको कहा जाता है जो हमने कहा उस पर विश्वास कीजिए। और बहुत धड़ल्ले से इन शब्दों का रैलियों में इस्तेमाल होता है और वही टैगलाइंस बनती हैं और वही आगे तक चलती हैं। अब विचित्र बात तो यह है कि कल का आज मैं कहीं पढ़ रहा था और फिर मैं कहूँगा कि जो पढ़ा जा रहा है आप कहीं मीडिया में पढ़िए, अखबार में पढ़िए, किसी से सुनिए, सोशल मीडिया में पढ़िए, वो अपने आप में सच नहीं हो जाता। उसके अगर कहीं फैक्ट चेक कर सकें तो करना चाहिए। कि यूपी के अंदर किसी एक जगह पर जश्न मनाने के लिए बुलडोजर लाया गया, बुलडोजर के आगे साइकिल रखा गया और साइकिल को बुलडोजर रोंदते हुए आगे बढ़ा, एक प्रतीक था। अब क्या यूपी में सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाकर एक ऐसा प्रतीक गढ़ना चाहती है? हाँ, गढ़ना चाहती है, क्योंकि पिछले 5 साल भी उसने लोकतांत्रिक मूल्यों का, समाज में भाईचारे, सद्भाव, अपनत्व का इसी तरह से बुलडोज किया और बावजूद इसके सत्ता में फिर से आ गई। क्योंकि सामने जो खड़े थे उनका भी 5 साल पहले का एक इतिहास था जिसमें इसी तरह के बुलडोज करने के उदाहरण उनके साथ जुड़े थे। बीजेपी ने अपनी बात को हटाकर उनके ऊपर वो चिपका दिए और वो कोई नया नैरेटिव, नया विजन पेश नहीं कर पाए, इसलिए वो बुलडोज कर पाए, चुनाव जीत पाए। और इसलिए प्रतीक भी गढ़े जाते हैं, साइकिल सामने रखा जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। एक सवाल यहाँ पर सर ये भी आता है कि जिन 4 राज्यों में बीजेपी ने वापसी की है, क्या ये देखा जाए कि वहाँ पर बीजेपी इम्पैक्ट काम कर गया या फिर एक विपक्ष नजर नहीं आया लोगों को कि जिसको वो वोट दे सकें? देखिए, यूपी की बात करें तो विपक्ष तो नजर आया। अब 2017 के चुनाव की बात करें, जो वोट परसेंटेज और जो सीट्स आया विपक्ष को, वो इससे कहीं आगे बढ़ा। बीएसपी नीचे गिरी करीब 10%, 8% कुछ, और एसपी और आरएलडी गठबंधन काफी ऊपर गया और बड़ी ठोस मजबूती से लड़ा वो। उसमें 2 चीजें मुझे जो लगता है कि वो मिसिंग थी। एक तो उनके पास, उन्होंने भी कोई नया विजन नहीं दिया और जो विजन दिया उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए। उनका जो समर्थक वर्ग था वो कहीं भी ये नहीं बता पा रहा था कि हमारी सरकार आ रही है तो हम समाज के लिए ये करने वाले हैं, ये नया होगा, जिससे समाज के हालात सुधरेंगे, समाज में खुशहाली आएगी, ये नहीं कह पा रहा था। उसके पास वो सब नैरेटिव थे कि बीजेपी ने इन 5 साल में क्या किया, बीजेपी ने कोरोना के दौर में किस तरह के लोगों की बदहाली हुई। बदले में बीजेपी क्या कर रही थी? बीजेपी 5 साल पहले इनके समय में हुई बातों को इन पे चिपका रही थी। तो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के माध्यम से आप जो परसेप्शन बनाते हैं और फिर कोई एक नैरेटिव किसी के साथ चिपका देते हैं, जो जितना मजबूती से चिपका देता है और फैला देता है उसकी जीत होती है। यानी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नजर आया, आगे की प्लानिंग, एक विकास की नीति, उस राज्य को आगे ले जाने की नीतियां गायब रही। बिल्कुल गायब रही। वेलफेयर स्टेट का काम ही है कि लोगों को लाभ पहुंचाए, लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाए। और यहाँ यूपी में आप देखेंगे कि नया शब्द आ गया, लाभार्थी वर्ग। अब लाभार्थी वर्ग के नाते अगर आपको वोट मिलता है तो इसकी एक कहानी बहुत साफ है कि समाज में इस तरह से तंगहाली है कि आप किसी वर्ग को कुछ थोड़ा सा लाभ देंगे नकद में तो उसकी बहुत महत्ता होगी। अगर खाता पीता समाज होगा, समाज समृद्ध होगा, समाज खुश होगा, तो आपके कुछ चीज़ों के लिए, कुछ थोड़े से सहयोग के लिए, सरकारी सहयोग के लिए वोट जैसी कीमती चीज आपको नहीं दे देगा। बिल्कुल, वो आपसे ज्यादा बड़ी चीज की बात उम्मीद करेगा, तवक्को करेगा। यानी ये और इशारा है कि हालात काफी खराब है यूपी में तो कहीं से अच्छे नहीं है। कैसे अच्छे हैं? कल जो खबरें वहां से आई सिराथू से, केशव प्रसाद मौर्य करीब 6-7 हजार वोट से हार रहे थे और चुनाव डिक्लेयर नहीं हो रहा था और वहां खबरें चली कि गोली चल गई है। वहां जो कैंडिडेट जीती है उसने ट्वीट किया, वहां के एसपी कह रहे हैं कि नहीं, ना यहाँ गोली चली है, ना लोकतंत्र को खतरा है और ना लोगों के आपसी प्यार को खतरा है। वो ट्वीट ये कर रहे हैं। अब भाई कैंडिडेट है, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, विवाद हो रहा है और वहीं लोग घायल हैं, उनके पिक्चर्स भी आ रही है। पर एसपी बिना किसी जांच के ये कह रहे हैं। एसपी को कहना क्या चाहिए एक अच्छी कानून व्यवस्था के दौर में? अगर एक एमपी का इलेक्शन लड़कर जीतने वाली उम्मीदवार जो अभी संघर्ष कर रही है कि मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, वो ट्वीट करती है तो एसपी को कहना चाहिए था कि आपने जानकारी दी, धन्यवाद, हम इसका संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करते हैं और इसकी पड़ताल कर रहे हैं कहाँ क्या हुआ है। वो ये लिखने से पहले सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं, कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चली। तो आखिर क्या कर रहे हैं हम?
किस पे विश्वास करेंगे? इन्हीं सवालों पर सर वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आएंगे और बात करेंगे यूपी, पंजाब, तमाम राज्यों में किस तरीके के जो वादे किए गए और क्या वो वही वादे काम कर गए या फिर लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, राजनीति के जो परिणाम आए उसको लेकर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और राजीव गोदारा जी हमारे साथ हैं। राजीव सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एसपी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं तमाम राज्यों में। एक कहा जाए कि वादे जो नज़र आए उसमें जो हाईलाइट रहे, जो लोगों में एक छाप छोड़ गए, फ्री की चीज़ें। आपको बिजली में रियायत मिलेगी, आपको पैसे दिया जाएगा, नगद हर महिला को मिलेगा, उसके लिए कैटेगरी बना दी गई, कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। राशन की बात हो रही है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है। लाभार्थी वर्ड जो हम जिसकी बात कर रहे थे, क्या यही वो फैक्टर है कि लोग बिना सोचे समझे उन्होंने वोट दिया कि हाँ ये आई तो हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा, तो चलिए इसी को वोट दे देते हैं? देखिए, जैसे ये कुछ लाभ नगद देना और समाज की व्यवस्था को या उस वर्ग विशेष की व्यवस्था को बदल देना, दो अलग अलग बातें हैं। इसी तरह से ये कहना कि समाज क्या इन वादों को या इन लारों को या इन उम्मीदों के सहारे वोट देता है या कि वो गहरी बात सोचता है, इनमें भी उतना ही अंतर है। समाज से आप ये तवक्को तब करिए जब समाज में राजनीतिक चेतना का निर्माण इतना हो जाए, समाज इतना सुरक्षित हो कि इन सब सवालों पर गहराई से सोच के और अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर सके। समाज को जानकारियों के आधार पर ही एक बेहतर निर्णय कर पाता है। समाज सूचना का अधिकार आया तो ये कहा गया कि लोगों तक सूचना पहुंचेगी तो ज़्यादा बेहतर फैसला कर पाएंगे, परंतु आज भी हमारा समाज सूचना के अभाव में जीता है, सुरक्षा के अभाव में जीता है। और वहाँ सुरक्षा ही नहीं, वहाँ तो आपको आज़ादी तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो खाने का अभाव है। मतलब आपको जिंदा रहने के लिए न्यूनतम आपको जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलता। अगर हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा इसका स्वागत किया जा सकता है। कहते हैं कि बिल्कुल सूखा हो तो कुछ भी मिल जाए, परंतु अगर आप ये कहें कि महिलाओं को शिक्षा मिलेगी, घर से बाहर जाने, पढ़ने लिखने, अपनी मर्जी से काम करने की सुरक्षित माहौल मिलेगा और वो अपनी जिंदगी को खुले जीवन को जी सकेंगी और फिर वो अपना विकास कर सकेंगी। और इसके लिए ये सुनिश्चित करने के लिए हम इतना बड़ा बजट लगाएंगे। फिर आप पूछिए, किसी भी युवती से पूछिए आप कि उसको एक ऐसा माहौल जिसमें खुले पंखों के साथ खुली उड़ान भर सके, समाज की ऊंचाइयों को छू सके, उसके लिए बजट लगाया जाए, वो ये कहेगी या ये कहेगी कि मुझे हर महीने 1000 रुपये दे दीजिए। और वो चीजें गायब रही हैं, वो अब वो विकास जो वाली एक चीजें खुला गायब रही आसमान उड़ने के लिए देना है, सुरक्षित माहौल देना है, शिक्षा देनी है, रोजगार देना है, ये तो हमारी अपेक्षा से बाहर कर दिया गया और फिर इसको रिड्यूस करके कहा गया आपको 1000 रुपये मिलेगा। इसलिए जब आपने उस पूरी राजनीति में आपने अपनी नीति और व्यवस्था के तहत इतना रिड्यूस कर दिया और सामने वोटर के सामने एक ही ऑप्शन दी कि आपको ये पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, आपको इसके बदले में एक बड़ा खुला आसमान मिलेगा उड़ने को, आगे बढ़ने को, वो तो ऑप्शन नहीं है ना। जब वो ऑप्शन नहीं है तो वोटर ये मानता है कि फिर 1000 रुपये मिलेगा वो सही है। इसलिए वोटर को अब दोष नहीं दे सकते। हमने जो बबल हम बना देते हैं, जो ऑप्शंस काट के एक ही हिस्सा दिखाते हैं और बताते हैं कि यही सच है, और दिक्कत वहां पर है। अब वो बहस नहीं हो रही। इसलिए आप देखेंगे मैनिफेस्टो पंजाब के अंदर देखें तो कांग्रेस का एक दिन पहले मैनिफेस्टो आया, आम आदमी पार्टी ने विधिवत पूरा मैनिफेस्टो जारी किस दिन किया और क्या कहा, या कि आज एक गारंटी, आज दूसरी गारंटी, आज तीसरी गारंटी, या ये कहा क्या पूरे पंजाब के पूरे चुनाव विमर्श के तहत किसी ने कोई योजना दी? चाहे वो सरकार में थे, सरकार में रहे थे, सरकार में आने के लिए लड़ रहे थे, कि रोजगार बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हमारे पास ये व्यवस्था है। किसी ने कहा कि पंजाब खेती प्रधान देश है, मेरा प्रांत है, और 1 साल आपने खेती को बचाने के लिए लंबा संघर्ष किया है, तो हम खेती के अंदर रोजगार को कैसे जनरेट करेंगे, खेती से जुड़े उद्योग को कैसे लगाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। किसी ने तो बात नहीं की। सिर्फ सरकारी नौकरियां भर देना या सरकारी नौकरियों के लिए कच्चों को पक्के कर देना रोजगार का एक हिस्सा है। रोजगार का बड़ा हिस्सा ये भी है कि समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर
विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोग रोजगार कर सके, इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे स्टार्टअप की बात हम करते हैं, तो क्या खेती को लेकर कोई योजना नहीं होगी? खेत से जुड़े उद्योग नहीं लगेंगे? खेती के लिए उद्योग बाहर होंगे क्या? वहाँ आप रोजगार कैसे जनरेट करेंगे? पंजाब में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने अपना एक दिल्ली मॉडल दिखाया कि दिल्ली में जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छी तमाम व्यवस्थाएं हैं, वैसा ही हम पंजाब में कर देंगे। तो क्या वो चीज़ लोगों ने देखी कि हाँ हमारा पंजाब भी दिल्ली जैसा बन जाएगा, तमाम सुविधाएं हमें मिल पाएंगी, विकास की ओर हम जा पाएंगे, या फिर वो जो फ्री वाले वादे किए गए उसका इम्पैक्ट रहा? ये जो दिल्ली वाले मॉडल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी भ्रमित करने वाला मामला है। एक तो ये भ्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा। गुजरात मॉडल, जिस गुजरात में 2002 के कत्लो गारत हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर किस तरह से समाज बांटा, कितना अन्याय हुआ, वो हमारे सामने है। इसके बावजूद गुजरात मॉडल को पूरे देश में फैलाया गया और गुजरात मॉडल के नाम पर देश में प्रधानमंत्री बन गए। और उसकी समीक्षा नहीं हुई दूसरी तरफ से, ना दूसरी पार्टियों ने गुजरात मॉडल लोगों को बताया, ना लोगों तक सूचना पहुंची कि आखिर गुजरात मॉडल है क्या। ठीक इसी तरह दिल्ली मॉडल की जब बात की गई, इनिशियल स्टेज पे की गई, एक नैरेटिव बनाने के लिए की गई, पंजाब में उसकी समीक्षा करने के लिए किसी के पास कोई सूचना, कोई माध्यम नहीं था। कोई रिसर्चर्स का या किसी पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा रिसर्च वर्क नहीं मिलता जो आपको बता सके, उसका समीक्षात्मक, आलोचनात्मक समीक्षा किया हो इस दिल्ली मॉडल का, जिसने बताया हो कि शिक्षा में सुधार क्या हुआ, क्या शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बने, या कि स्कूलों में कमरे नहीं बने, या कि कुछ स्कूलों में कुछ एक चंद स्कूलों में आपने बना दिए स्विमिंग पूल और उसकी फोटो बार बार आपने दिखाई। अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे 5 साल में, पिछले 5 साल भी और ये 2 साल भी, 7 साल में सिसोदिया जी ने कितने स्कूलों की बिल्डिंग की फोटो आपके सामने शेयर की है सोशल मीडिया पे? एक भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, एक भी कमरा ऐसा नहीं होगा जिसको अलग तरह से विकसित किया गया और उसकी फोटो सोशल मीडिया पे ना डाली हो। विज्ञापन है, अनाप शनाप पैसा विज्ञापन पे खर्च हुआ है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी उन्होंने बनाया बहुत है, दिखाया नहीं। उन्होंने तो जितना दिखाया है उसको तो बताया ही बताया है। वो कहते हैं कि हमने जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको एडवांस लेवल पर ले गए हैं, उन्हें हमने उत्तम बनाया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने आपको 5000 नए कमरे दिखाए, या उन्होंने 50 स्कूल नए दिखाए, या कि 50 कमरे दिखाए और उनकी फोटो आपके सामने लेके आए? दूसरा, अस्पताल की हम बात करते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना सक्षम था तो दिल्ली में कोरोना के समय जो हालात हुई, मुझे अच्छे से याद है। मेरे दोस्त मुखर्जी नगर में रहते हैं, उनको पूरे परिवार को कोरोना हो गया, मेरे दोस्त, उनकी वाइफ और उनकी बच्ची, और उन्हें एक छोटी सी दवाई चाहिए जिसका नाम मेडलर करके था। उनको दिल्ली में वो दवा नहीं मिल रही थी। चंडीगढ़ से हमने कोरियर किया, वो टाइम लगना था, डॉक्टर कह रहे थे तुरंत चाहिए। दिल्ली में मैंने 4 जगह फ़ोन किया कि ये दवा मिल सकती है। एक पूरा विधायक है उसी एरिया के, तिमारपुर के, वहीं रहते हैं, उनके यहाँ मैंने फ़ोन किया। उनकी पत्नी को भी कोरोना था और उन्होंने कहा कि मेरे पति जो पूर्व विधायक है वो कल दवा लेने गए थे, ये मेडलर 2 गोलियां उन्हें मिली थी राशनिंग में, अगर आज 4 मिल गई तो 2 हम आपके दोस्त को पहुंचा देंगे। क्या ये स्वास्थ्य की सेवाएं सुधरी हैं? सवाल मैं कर रहा हूं। तो क्या समाज को इस तरह एग्जामिन नहीं करना चाहिए? एक बात। दूसरा, आप देखिए पंजाब में बहुत इनिशियल स्टेज पे पंजाब मॉडल के, दिल्ली मॉडल की बात हुई, पर पंजाब जो एक फेडरलिज्म के विचार को मानता है, पंजाब की अपनी पहचान है, अपना कल्चर है, वहां बहुत तेजी से विचार उठा कि पंजाब दिल्ली मॉडल के सहारे नहीं चलेगा, पंजाब को पंजाब मॉडल चाहिए। ये बहुत पॉपुलर नारा बना। तो पंजाब मॉडल आपने क्या दिया? और दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल एक हो नहीं सकता। पंजाब मॉडल और गुजरात मॉडल एक नहीं हो सकता। पंजाब मॉडल और तमिलनाडु मॉडल एक नहीं हो सकता। भारत की खासियत यही है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, बिल्कुल बहुलता का देश है। हर एक जगह की अपनी इकोनॉमी है, अपने तरह का समाज है, अपनी तरह की राजनीति है, अपने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्हीं के आधार पे अब समाज के एक विशेष राज्य के समाज का निर्माण करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको मॉडल वहां बनाना होगा। आपके पास पंजाब में 3 लाख करोड़ के करीब कर्ज है राज्य पे। दिल्ली पे कितना है? दिल्ली के पास जो रेवेन्यू रिसोर्स है, रेवेन्यू की इनकम है, क्या वो पंजाब के पास है? कैसे करेंगे आप? दिल्ली के अंदर दुनिया भर का जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, क्या पंजाब में वो है? इन्हीं सवाल पर सर वापस आएंगे। जो रेवेन्यू की बात हो रही है, जो
तमाम जो वादे किए उन्हें पूरा करने की जो बात हो रही है, उन्हीं सवालों से दोबारा शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में हम बात कर रहे हैं नतीजों को लेकर, किसने किस पर, किस राज्य पर जो है अपनी सत्ता जो है वो कायम की है और किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्या नीतियां उन्होंने पर बात की थी, यानी कि क्या वादे उन्होंने दिए थे और अब जो है क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव गौदारा जी हैं। सर, हमने ये बात की कि एक मॉडल की बातचीत चल रही है कि हमने दिल्ली मॉडल दिया है तो वैसा सा मॉडल हम यहाँ पर लेकर आएंगे पंजाब में। वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए। पंजाब की पिछली सरकार कहती रही हमारा खजाना तो खाली है, पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन वो जो मॉडल दिया है, वो जो तमाम चीज़ें देने की बातचीत की गई है, कैसे होगा वो बिना पैसे के? यही एक बड़ा सवाल पंजाब के सामने है। और आप ये भी देखिए, पंजाब के पूरे चुनाव में आखिरी समय में दिल्ली मॉडल की बात भी आम आदमी पार्टी नहीं कर रही थी। वो चुनाव बिल्कुल अलग तरह की हो रहा था। आखिरी समय में हो रहा था कि पंजाब का हिंदू ट्रेडर खतरे में है। याद करिए वाक्य। दूसरी तरफ उन पे आरोप लगाए जा रहे थे। कुमार विश्वास ने एक कोई पता नहीं क्या कहा था, उन्होंने नहीं कहा था कि वो आतंकवादी है, आतंकवादियों का समर्थक है, ऐसा नहीं कहा था उसने। परंतु कांग्रेस पार्टी ने इसको इस तरह पेश किया और फिर कुमार विश्वास भी इसमें मजे लेने लगे जैसे मैंने यही कहा, और अरविंद केजरीवाल उसको अपने लिए बनाने लगे। आखिरी दौर में तो इलेक्शन यहां हो रहा था। फिर अब देखिए पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी कैसे आई, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। 2012 में जब मनप्रीत बादल नई पार्टी बनाकर आए तो लोगों में एकदम बहुत जबरदस्त उत्साह, उनको समर्थन मिला, वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव आया, आम आदमी पार्टी के 4 MP बने, मेंबर पार्लियामेंट, जो कहीं से नहीं बने थे। और उस समय पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का ना तो बड़ा संगठन था, ना ही बड़ी बात थी। एकदम मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय पार्टी के लिए पहली बार लोगों को भेजा गया, कुछ लोगों को जोड़ा गया, फिर टिकटें दी गई और फिर उभार आया। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब आए और वो पटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ डॉक्टर धर्मवीर गांधी कैंडिडेट थे, वहां पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं गए। धर्मवीर गांधी ने कोशिश की कि यहाँ बुला लिया जाए, वो नहीं आए कि जीतना तो है नहीं, क्या करना, आके क्यों टाइम खराब कर रहे हो। वहां धर्मवीर गांधी जीते, मतलब ये बदलाव चाहने वाला पंजाब था ना। फिर 2017 आया। अब 2017 के समय आम आदमी पार्टी ने काफी पहले पीक की तरफ बढ़ गई, बहुत तेजी से उभार आया, बहुत सारे उम्मीदवार थे, टिकटें बंटी तो लोग अलग हो गए। फिर बहुत सारे विवाद हुए, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, विवाद हो गए इस बात के भी कौन अरविंद खुद बनना चाहते हैं। फिर 2014 में जो किसी वर्ग विशेष की पार्टी का चेहरा नहीं बना के आई थी, 2017 में वो पहचान बनाने लगी। वो एक मुद्दा उठा कि मोगा में किसी के घर अरविंद केजरीवाल रुके तो उसका क्या मतलब है। पार्टी हार गई, पार्टी के अंदर लगातार टूट हुई। और 4-5 महीने पहले तक आप देखिए कि विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का एक MLA मुख्यमंत्री को जाके हक करता है, जफी डालता है और वो कहता है मैं पार्टी छोड़ के आपके साथ आ गया हूँ। दूसरी विधायक भी चली जाती है। अचानक आम आदमी पार्टी अपने 10 उम्मीदवार डिक्लेयर करती है जो सिटिंग MLA है। तब आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खराब थी। 5 साल में कोई आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं किया, परंतु फिर कैसे आ गई? अब इसलिए आ गई कि ये जो बदलाव की जो तलब थी पंजाब में, बदलाव की जो बात थी लगातार चलती थी, वो चल रही थी, उसकी लोगों को चाहत महसूस होती थी। और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, इसने अकाली दल का हमने देखा 10 साल राज में क्या किया, नशा माफिया, हर तरफ माफिया का प्रतीक हो गई वो। और कभी समीक्षा होगी नहीं होगी, कितना था कितना नहीं था, वो मुद्दों से उससे बाहर चलेगी, प्रतीक ही बन गई कि माफिया है ये। अब आई कांग्रेस ने वादा क्या किया था, कर्ज माफी करेंगे। कहाँ गया कर्ज माफी? 4.5 साल बाद आपने हटाया और आपके ही मंत्री जो मुख्यमंत्री बने और बाकी मंत्री बने वो कह रहे थे 4.5 साल में तो उन्होंने अकेले राज किया और ये सब गड़बड़ किया, तो भाई आप कहाँ थे? ये एक मैसेज गया, वो भी डील हो गया था। एक समय आप याद करिए जो मुख्यमंत्री चन्नी बने उसका कांग्रेस का उभार था, परंतु फिर इनफाइटिंग जिस तरह का था, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो था वो कह रहा था मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर चुका हूँ, संन्यास ले चुका हूँ। पार्टी का प्रधान जो था वो अपने मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगा रहा था। तो लोगों को इससे ज्यादा क्या चाहिए था कि या क्या सोचते वो कि इनका अपना प्रधान अपने मुख्यमंत्री को करप्ट बता रहा है इशारों में, तो कैसे विश्वास करें? ये एक सोशल जस्टिस का नाम, सोशल जस्टिस की तरफ एक कदम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया था, एक दलित को मुख्यमंत्री फेस बनाकर, उसको भी धाराशाही कर दिया गया। और इस पूरे माहौल में, और किसान मूवमेंट ने भी एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को खारिज किया, उस पूरे माहौल में आम आदमी पार्टी अपने सोशल मीडिया और अपने विज्ञापन और अपने नैरेटिव और अपने परसेप्शन बनाने की कला के माध्यम से एक
चित्र बना उसकी, और चित्र क्या था, हम बदलाव लेके आ रहे हैं, हमें एक मौका दीजिए और हम जीत सकते हैं। लोगों को जब ये लगा कि ये बदलाव हो सकता है, ये जीत सकते हैं, तो एक बार चांस लेने में क्या है, भला तो वो भी नहीं कर रहे, इनको भी देख लेते हैं। तो इनको भी देख लेते वाले मामले में ये बड़ा उभार आया। और फिर बहुत, अभी इतनी बड़ी जीत के बाद बहुत सारी बातें करने का वक्त नहीं है, परंतु जो मैंने आपको जिक्र किया, पंजाब का हिंदू ट्रेडर खतरे में है, ये वाक्य क्या दर्शाते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। क्या पंजाब में आप किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? पंजाब के सवालों को एड्रेस आप कैसे करेंगे? पंजाब में पानी का इशू एक बड़ा सवाल है, SYL का सवाल बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब में आने के बाद चुप रहे, कब तक रहेंगे? क्या होगा? तो एक उम्मीद बनाने का, एक नया जो उम्मीद लोगों को चाहिए थी, जो लोग देख रहे थे, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट खारिज हो चुकी थी और एक उम्मीद बनी, और जिसका ऊपर से एक बबल बनाया गया और नीचे लोगों ने उस पर विश्वास किया। इस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ। कोई नारों और वादों के हिसाब से नहीं हुआ, एक कल्पना के आधार पर कि सब खराब तो हो ही रहे, चलो इनको भी देख लेते हैं, है ना। कहते हैं दिल्ली में अच्छा किया है और कुछ नए लोग हैं। अब नए कितने थे? आप जगह जगह देखिए, कहते हैं 50 लोग थे जो दूसरी पार्टियों से आकर टिकट लिया था, जिनके साथ साथ पुरानी पारंपरिक राजनीति की सब चीजें जुड़ी थी, परंतु उस पारंपरिक राजनीति की पहचान लेकर आए हुए लोग एक बड़ी आइडेंटिटी जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसके नीचे छुप जाते हैं। वो ओवर शेडो नहीं करते, ओवर शेडो उन्हें पार्टी करती है। इसलिए आपके डेराबस्सी से जीतने वाले हों, आपके मोहाली से जीतने वाले हों, सब तो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, पर वो ओवर शेडो उनको पार्टी कर रही थी, व्यक्ति नहीं कर रहे थे। एक कहीं ना कहीं सर एक ये सवाल भी सुबुगा रहा है कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी बीजेपी से पंगा नहीं लेती है, अब वो कहीं ना कहीं एक सेफ साइड खेलती है, सीधे टक्कर नहीं लेती है कहा जाए तो। आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीधे टक्कर ले लेगी जहां उसे लगेगा इससे राजनीतिक चुनाव जीतने या हारने का नुकसान फायदा है, परंतु टक्कर जो होगी वो एक दूसरे को गिरियाने में होगी, विचार और सिद्धांत की नहीं होगी। इसलिए जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से खत्म कर देती है भारतीय जनता पार्टी, तब उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल खुल्लम खुला करते हैं। और पंजाब एक राज्य है जहां पर उस 370 हटाने के खिलाफ विरोध की आवाजें उठती हैं। हरियाणा में नहीं उठती हैं, पंजाब में उठती हैं। उस पंजाब में आके स्वीकार्य हो जाते हैं। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून आता है, अरविंद केजरीवाल उस पर चुप रहते हुए ऑलमोस्ट उसका समर्थन करते नजर आते हैं। पंजाब में उसके खिलाफ आवाजें उठती हैं और पंजाब में वाजिब आवाजें हैं। माइनॉरिटीज को अगर आप इस तरह किनारे लगा देंगे, इस देश में बहुलतावाद को खत्म करने की बात करेंगे, तो पंजाब जो माइनॉरिटी स्टेट है, एक माइनॉरिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, उनके मन में खतरा होना स्वाभाविक है। वही कि अरविंद केजरीवाल ये सब करने के बाद पंजाब में आके अपनी एक जगह बना लेते हैं। आखिर ये कहां से आया? और ये जो चीजें हैं, आम आदमी पार्टी की ये नीतियां जो हैं, ये सारी की सारी नीतियां बीजेपी की नीति के समान हैं, उनसे इनका तालमेल बैठता है। फॉलो कर रही हैं? अब मालूम नहीं फॉलो कर रहे हैं कि उनका अपना ही है, अपने अंदर का ही कुछ ऐसा है। और अब पंजाब में आप चुनाव भी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? राम मंदिर। और आम आदमी पार्टी क्या करती है? राम मंदिर की यात्रा के लिए फ्री सेवा। सब धर्मों के लिए तो 4 जगह 3 जगह ये बात नहीं कहते। हमारे देश का सेकुलरिज्म तो ये कहता है कि राज्य यानी सरकारें धार्मिक काम में नहीं पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमोट करती है, वो बिल्कुल धार्मिक काम को अंजाम देती है सरकार में आने के बाद। आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। तो उसके रास्ते पे कितना है, उसकी विचारधारा में समानता तो बहुत दिखती है। क्या अभी आम आदमी पार्टी के लिए आगे के रास्ते और खुल जाएंगे पंजाब जीतने के बाद? देखिए, आम आदमी पार्टी का रास्ता खुल जाएगा या बंद होगा, या पंजाब तय करेगा, या पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस भी तय करेगी। यानी आने वाले 5 साल अगर कैसे 5 गुजरने साल वाले में ऐसा बेहतर डिलीवर कर पाए तो देश के पूरे फलक पर राजनीति और देश को कैसा बनाना है, इससे ध्यान हटकर गवर्नेंस पे जाएगा। और गवर्नेंस यहाँ बेहतर कर दिया तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा स्वाभाविक। परंतु ये याद रहे, पंजाब दिल्ली नहीं है। दिल्ली में आपको अक्सर बहुत बड़े प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिलते। यहाँ रोज आपके छोटे छोटे प्रोटेस्ट हैं और बड़े प्रोटेस्ट हैं। किसानों की जो पधाली है, किसानों के जो सवाल है, वो बहुत बड़े स्तर पे हैं, दिल्ली में नहीं है। 2 फसलों को छोड़कर बाकी फसलों पे MSP का सवाल यहाँ खड़ा है। कर्जे में किसान डूबा हुआ है, इसका आप क्या करेंगे? पानी का संकट हो गया, फसल की विविधता चाहिए। आपको अगर धान बोना है तो उसकी पराली को
मैनेज कैसे करना है। पराली अगर जलेगी तो दिल्ली में धुआं जाता है, ऐसा सुनते थे, केजरीवाल जी ने कहा था। क्या करेंगे, पानी का एक सवाल है SOL का, उसको अब कैसे करेंगे। तो आप क्या चुप रहकर एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि अच्छा यहाँ भी नहीं बोले, वहां बोल दिए, चुप रह लिए थोड़ा। क्या इस तरह के मैनेजमेंट से पंजाब की राजनीति हो जाएगी, या कि आपको ठोस निर्णय लेने होंगे? बहुत बड़ा चैलेंज पंजाब आपके सामने एक राजनीतिक विजन अगर नहीं हुआ तो पंजाब में कामयाब होना मुश्किल होगा, टिक पाना मुश्किल होगा, इसका हालात को बदलना मुश्किल होगा। यानी ये 5 साल तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। जो स्वाभाविक है, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कामयाब हुए तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं कामयाब हुए तो नहीं पड़ेगा। और फिर पंजाब के अंदर दिल्ली को जिस तरह अपने कंट्रोल कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं, किसी भी राज्य को नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। आपको कोई तो एक दिशा बनानी पड़ेगी कि हम इस दिशा पे समाज बनाना चाहते हैं। अरविंद का मुझे याद है 2012 में एक मीटिंग में मैंने अरविंद को सुना था, कुछ समूहों की मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा था हम राजनीति नहीं जानते, जो लोग कहेंगे वो करेंगे। और उसी मीटिंग में मैंने कहा था कि लोग कोई एक रूप नहीं होते, लोगों की विभिन्न राय होती है, और इसका कोई पैमाना नहीं होता कि विभिन्न राय को आप कैसे सुनेंगे। तो ये तो सही बात नहीं कि लोग जो कहेंगे, राजनीतिक पार्टी और सत्ता में आने वाली पार्टियों का दायित्व होता है कि वो कहें कि हमारे पास एक विजन है, इस विजन को लेकर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, समाज का इस तरह उद्धार करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं और समाज को खुशहाल करना चाहते हैं। वो विजन जो पार्टी देती है तो समाज और समाज को अपने साथ लेती है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, आप हमारे साथ आइए। आप ये मत कहिए कि लोग जो कहेंगे, लोग तो बहुत तरह की बात कहते हैं। यानी अपनी विचारधारा होनी बहुत ज्यादा जरूरी। अपने समझ और अपना विजन नहीं होगा तो लोगों के क्या करेंगे? अब किस लोगों की बात करेंगे? क्या वो लोग नहीं होते जो लिंचिंग करते नजर आते हैं? क्या करेंगे आप? तो ये अपने का, ये बचने का तरीका है मेरे हिसाब से, बचने का तरीका है। एक छोटा सा सर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर कुछ और चंद सवाल मेरे बचे हुए हैं, उन पर गोदारा जी की राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजीव गोदारा जी हमारे साथ हैं। हम बातचीत कर रहे हैं स्टेट्स को लेकर, उन 5 राज्यों को लेकर जहां पर अलग अलग पार्टीज ने जो है वो विजय प्राप्त की है, या ये कहें कि बीजेपी पार्टी अपनी पुरानी जो सीटें हैं उसे बचाने में कामयाब रही, लेकिन पंजाब में जो है वो इस बार एक शॉकिंग बदलाव नजर में आया है। गोदारा जी, शॉकिंग शब्द का जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा इस्तेमाल हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने शॉक कर दिया है सत्ता पर काबिज होकर। एक उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करें, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, कहा जाता है कि दिल्ली यूपी से होकर रास्ता गुजरता है, लेकिन 2017 में 312 सीट, इस बार वादे किए गए कि 300 से ज़्यादा तो हम बहुत आराम से ले आएंगे, लेकिन फिर वही 270 के आसपास सिमट कर बीजेपी रह जाती है। कहाँ बीजेपी की चूक हुई है? और बाकी राज्यों की भी अगर हम बात करें, कुछ रिकॉर्ड ज़रूर बनाए हैं, लेकिन सीटों का जो काउंट है वो गड़बड़ नज़र आया। मुझे लगता है कि हमारी दुविधा ये है कि हम चूक जो है वो चुनाव में सीटें पाने में कितनी चूक हुई बात इसकी करते हैं। ये बात छूट जाती है कि 5 साल में राज्य में क्या डिलीवर करना था, क्या आपको करना था, उसमें कितनी चूक हुई है, उसका ठीक विश्लेषण नहीं होता। और इस वजह से भी नहीं होता कि चुनाव से पहले इस पर चर्चा होती है, विपक्षी हर चीज़ को खारिज करते हैं और पक्ष हर चीज़ का महिमा मंडन करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हम एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करके ऑब्जेक्टिव तरीके से इस पर विचार नहीं करते। समाज में भी नहीं होता। जो जीत गया वो बल्ले बल्ले है, जो हार गया वो सब बेकार है। तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्टिव अगर बात करेंगे तो ये पता लगेगा कि कहाँ सही था, कहाँ गलत था। चूक भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार में बहुत बड़ी चूक हुई। बिल्कुल तय करके ये कानून बनाए गए, वो लव जिहाद से लेकर कौन कौन से कानून नहीं थे, लोगों की आज़ादी पे किस तरह सवाल हुए, वो पार्क में घूमते हुए लड़के लड़कियों को पुलिस ने किस तरह से बंधक बनाने की कोशिश की, जिस तरह रोका गया। क्या हम आज के दौर में लोगों के आपस में घूमने की, मिलने की आज़ादी पे इस तरह पहरे लगा रहे हैं? ये एक नया विचार है, और ये विचार आज के दिन जब कहते हैं आप, तो एक तरह से आपको लोग सवाल करते हैं कि अरे अच्छा तुम ऐसी आज़ादी की बात कर रहे हो। पर हाँ, आज का युवा इस आज़ादी की बात कर रहा है, और आज के युवा को इस आज़ादी की बात की जरूरत है। आने वाले समय में और जरूरत बढ़ेगी और ज़्यादा बात होगी। अब इसकी चर्चा चुनाव में नहीं होती है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का विपक्ष ये कह ही नहीं पाता कि आपने ये किया, इसका हम विरोध करते हैं, आप ये आज़ादी क्यों नहीं देते। इसी तरह से कोरोना के समय जो हुआ, कोरोना के समय लोगों की जिस तरह से वहाँ लाशों की बात हुई कि पानी में तैर रही हैं, गंगा पे ये हो रहा है,
उस सबको किसने नहीं देखा, परंतु उसके बाद सरकार ने कुछ राहत दी और लोगों ने माना कि राहत दी। और हमारे समाज में जैसे पहले मैंने कहा कि जब अभाव होता है, जब व्यक्ति भूखा होता है, तो उसे पहले आधी रोटी कोई खाने को दे दे, वो बहुत बेहतर लगता है। और उस समय वो भूल जाता है कि मेरा अधिकार जो है, मेरा जो अपना स्थान है समाज में नागरिक होने के नाते, वो सिर्फ आधी रोटी पे मोहताज होना नहीं है, मेरा पेट भरना चाहिए। इसमें मेरी कर्मठता, मेरा कामकाज और सरकार की नीति दोनों को मिलकर मेरा पेट भरे, ऐसा सरकार सहयोग करे। मैं काम करूंगा, मैं कामचोर नहीं बनूंगा, परंतु काम मेरे लिए होगा कहीं और मुझे पूरा भरपेट रोटी मिले, मुझे गरिमापूर्ण जीवन मिले, ये अपेक्षा नागरिक की है। अब उस अपेक्षा को पूरा ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके बारे में सोचते ही नहीं है, और व्यक्ति भूख से मर रहा है, प्यास से तड़प रहा है, उसे आप एक घूंट पानी दे देंगे और आधी रोटी दे देंगे, तो उसे याद क्या रहेगा? वो जो गरिमापूर्ण जीवन के जो सपना है, जो उसका अधिकार है, वो भूल जाएगा और एक घूंट पानी देने वाले और आधी रोटी देने वाले को याद करेगा। तो हमारी सरकारों ने जो वेलफेयर स्टेट हमारा है, उस पूरी सरकारी हमारी व्यवस्था ने, उसमें एक पार्टी नहीं, सब पार्टियों का लगभग हिस्सा यही है, उन्होंने नागरिक को ये भुला दिया है कि उनका जीवन, उनका अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीना है, भरपेट रोटी खाना है, पीने का स्वच्छ पानी उनका अधिकार है। ये भुलाकर उन्हें आधी रोटी और एक घूंट पानी देकर उनको बताया कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। इस तरह की नीतियां वहां चली, और इसलिए कोरोना में जो बदहाली हुई, स्वास्थ्य सेवाओं को तो भूल जाइए आप, टेस्ट तो भूल जाइए, दवा तो भूल जाइए, मतलब डेड बॉडीज को संभालने तक में सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। इतनी लाचारगी थी, सब तरह लोग लाचार थे, सरकार कुछ कर नहीं रही थी, पूरे गांव में कोरोना फैला था, वो सब भूल गए लोग। इन सब के बावजूद हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले और लोग भूल गए। जीती, मैं वही कह रहा हूं ना, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, बच्चों को गोद में लेकर बच्चों को पैदल खींचते हुए चले, लोग भूल गए, क्योंकि आखिर में जैसे मैंने कहा, उसके बाद सरकार ने कुछ राहत दे दी। अब आप कहेंगे क्या लोग फिर छोटी राहत के लिए मरे जाते हैं? नहीं, आपने नागरिक को, आपने रिपब्लिक को इतना नीचे पहुंचा दिया है कि हमारे देश का नागरिक, हमारा नागरिक इतनी छोटी सी सुविधा मिलने पे समझता है कि इसने मुझे कुछ दे दिया। तो सरकारों का योगदान नहीं है, सरकारों ने यहाँ पहुंचाया है नागरिक को, उसे हमें याद रखना होगा। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर सरकारें ये खेल करते रहेंगी। किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? नहीं होगा। मतलब मैंने कहा कि जो पंजाब में नई सरकार बन के आई है, यूपी दिल्ली मॉडल की बात करती है, दिल्ली में कोरोना के दौर की हालत देख लीजिए आप। और इतना ही नहीं, आप दूसरी बात देखिए, क्या कोरोना के समय सड़कों पे कोरोना के बीच में चलते हुए हजारों लोगों की भीड़, किसी तरह घर पहुंचने की कोशिश में लगी भीड़, दूसरे शहरों से अपने घर लौट जाने की वाली भीड़, क्या आपको ये संदेश नहीं देती कि हमारे देश की मूल आर्थिक व्यवस्था, हमारे देश का विकास का ढांचा में प्रॉब्लम है? आपने जो सेंटर बनाए हैं जहां रोजगार मिलेगा, और उस रोजगार को लेकर अपने घर से आपको हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक ही छोटे से कमरे में कई लोगों को रहना है, आपका जीवन इतना, घर से बाहर आने के बाद आप काम कर रहे हैं और वहाँ काम करते हो, 5 साल 10 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, और आप इतना भरोसा नहीं कर सकते कि यहाँ रहकर मेरे लिए 5 दिन जिंदा रहने की है, 2 दिन की सुरक्षा मुझे जीवन की नहीं है। जिनको 2 दिन की सुरक्षा थी जीवन की, वो घर छोड़कर निकले नहीं सड़क पे कोरोना में। जिनको महीने की सुरक्षा थी वो बिल्कुल नहीं निकले, जिनको साल की थी उनको तो भूल ही जाइए। घर से निकला कौन? जिसके जीवन में 1 दिन की सुरक्षा नहीं थी, वो उसके पास ये उम्मीद नहीं थी कि मैं सुरक्षित हूं, इसलिए उसे लगा यहाँ तो मैं भूखा मर जाऊंगा, यहाँ तो मेरे लिए जीने के लिए कुछ नहीं है, मैं किसी तरह चल पड़ता हूँ, अगर गांव पहुंच गया तो जिंदा रह लूंगा। ये जो हमने विकास का ढांचा बनाया, जो पहले मैं कह रहा था आपको कि रोजगार हमने खेती से जुड़े उद्योग में और उस व्यवसाय में ढूंढा, क्या हमने वो नहीं ढूंढा। हमने सेंटर बनाए, सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, फलाना ऐसे बनाए, जो एक ही जगह सब जो लोग आए, दूर से चल के आए, वहां आके बसे, वहां बसने के लिए इतने खराब हालत में रहे, और 1 दिन की सुरक्षा नहीं है। सर, सारे ही अगर गलत हैं तो फिर सही कौन? अगर सारी ही राजनीतिक पार्टियां सही नहीं कर पाई हैं तो फिर सही कौन, और कैसे सही होगा? सही होगा जब आप और मैं अपने से फैसला करेंगे कि इन ठोस सवालों को उठाना हम शुरू करेंगे, और इन ठोस सवालों को इसलिए नहीं रोक देंगे कि जिन पे हम सवाल उठा रहे हैं वो जीत रहे हैं। ये सच है कि जिन पे हम सवाल उठा रहे हैं वो जीत रहे हैं,
यूपी जीत रहे हैं, पंजाब जीत रहे हैं, गोवा उत्तराखंड जीत रहे हैं, परंतु हमें सवाल उठाना होगा। हमें समाज को बताया ये जाता है, नागरिक को बताया ये जाता है कि देखिए अभी ये जीत कर आए हैं, लोगों ने इनको जनमत दिया है, लोगों ने इनको इतनी बड़ी विक्ट्री दी, आप इन पे सवाल कर रहे हैं, ये हमें बताया जाता है। पहले मैं नागरिक हूं, नागरिक को उसका गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की जानकारी देने के बजाय, या उसका जो सपना होना चाहिए, उसका खुले आसमान में विचरने का सपना होना चाहिए, इतनी आज़ादी होनी चाहिए, उसको रौंद कर यहाँ पहुँचा दिया जाए कि उसे वो सपना ही भूल जाए, और फिर उसको कुछ छोटी सी सुविधाएं देकर बताया जाए कि आपको ये दे दिया, और उसके चलते कुछ झूठा बबल बनाकर, एक परसेप्शन बनाकर, और कुछ थोड़ी सुविधाएं देकर और कुछ वादे करके आप सरकार बनाएं, और फिर गंभीर बात करने वाले समाज के नागरिकों को कहें कि नहीं चुप, अभी कल हम जीते हैं, आप सवाल किस मुंह से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या का काम है। जिस दिन आप जीते हैं, आप बहुत बड़ी विक्ट्री लेकर आए हैं, उस दिन भी आप पर सवाल होंगे, आपसे अपेक्षाएं होंगी, उनको बार बार रखा जाएगा, और समाज के अंदर इस बात को फैलाया और बताया जाएगा कि समाज में नागरिक का अधिकार क्या है। बिल्कुल, यानी कि सवाल करना जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के वक्त में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सवाल आपसे हमने पूछे, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आपने दी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप चुप रहेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि जो पार्टी जीत कर आई है उसे लोगों ने चुना है, एक बहुत बड़ा बहुमत दिया है, और आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, और जो भी ये पार्टी करेगी वो आपके अच्छे के लिए ही करेगी, ये सोचते रहेंगे, तो शायद तब तक बदलाव ना हो। तब तक वो पार्टियां अपनी मर्जी से ही काम करती रहेंगी, और उसका नतीजा सबके सामने ही है। यानी कि सवाल शुरू कीजिए, सवाल पूछिए कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, और आने वाले वक्त में उसका आप पर क्या असर होगा, और आज जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसका अभी के वक्त में आप पर क्या असर होगा। जिस तरीके से ये नीतियां अप्लाई होंगी, जिस तरीके से ये वादे हो रहे हैं, उसका दबाव आप पर किस तरीके से पड़ेगा। तमाम सवाल करने जब शुरू होंगे तो तमाम जो नेता हैं, जो कहा जाए कि कुर्सियों पर बैठे नेता हैं, वो भी सहमेंगे और सोच समझ कर नीतियां बनाएंगे, और विकास की ओर ये देश जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।